बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 7 है। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एलर्जी। लास्ट टाइम आपने बहुत डिटेल से जो हाइपर सेंसिटिविटी और उसकी 4 टाइप्स पढ़ी थी कि किस तरह से एंटीजन बॉडी में एंटर होता है और एंटर होने के बाद किस तरह से बॉडी में एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती हैं। एंटीबॉडीज़ फॉर्म होने के बाद मास्ट सेल से अटैचमेंट हो जाती है और उसके बाद कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो हैं मास्ट सेल जब बर्स्ट होता है तो उससे रिलीज़ होते हैं। वो जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं वो किसका बायस बनते हैं? इन्फ्लामेशन, रेडनेस, इचिंग, एस्थमा, स्नीजिंग, कफिंग, रनी नोज़, ये इन सब का जो है ना वो बायस बनते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी में जो टाइप 1 आपने हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ी थी उसमें क्या मैकेनिज़्म था? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, ये तो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या था कि एंटीजन है। एंटीजन क्या हो सकता है? कोई भी पोलन था, कोई भी डस्ट था, या कोई भी ठीक है कोई भी केमिकल हो सकता है। जब उसका एक्सपोजर आपकी बॉडी से होता है तो उस एंटीजन के आपके बॉडी से कांटेक्ट में आने के बाद आपके जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज़, जिन्हें हम क्या कहते थे? IgE एंटीबॉडीज़। जब भी कोई एंटीजन आपकी बॉडी में इंटर होता है तो इंटर होने के बाद आपकी बॉडी में जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? IgE एंटीबॉडीज़। फर्स्ट एक्सपोजर, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 प्लेयर्स ऑफ एलर्जी, ये बता रहे हैं 3 प्लेयर्स ऑफ एलर्जी। उसमें जो सबसे पहले है वो है फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन। एलर्जी होने के लिए सबसे पहला जो मैकेनिज़्म है वो क्या होता है कि कोई भी जो एंटीजन है, एंटीजन क्या है? फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी पोलन पार्टिकल्स है या कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि क्या कर सकता है? एलर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो फर्स्ट जब एक्सपोजर होता है उसमें एलर्जन एंटर होता है बॉडी में और आपकी जो बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है? एंटीबॉडी। उस एंटीजन या उस एलर्जेंस के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। ये एंटीबॉडीज़ किससे अटैच हो जाती हैं? मास्ट सेल से। लार्ज सेल दैट आर फाउंड, और मास्ट सेल आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में। और इसमें आपके जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं वो किस में मौजूद होते हैं? ये जो मास्ट सेल है ये एक सपोज करें ये कोई एंटीजन है, ठीक है जी। फर्स्ट एक्सपोजर हुआ, ये जो एंटीजन है सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ये कोई एंटीजन है, ठीक है। ये आपकी बॉडी से अगर कांटेक्ट में आता है, ये बॉडी से कांटेक्ट में आता है तो आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करती है? बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ठीक है जी। ये उसने एंटीबॉडी, ये डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ हैं। आपकी बॉडी में कुछ लार्ज मास्ट सेल मौजूद होते हैं। क्या मौजूद है? लार्ज मास्ट सेल दैट आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यूज़। आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में मौजूद हैं, वो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। पहले एक्सपोजर में जो एंटीबॉडीज़ आई थी, जो पहले एक्सपोजर में क्या बनी थी ये क्या कहला रही है? एंटीबॉडीज़। ये जो एंटीबॉडीज़ बी लिम्फोसाइट ने प्रोड्यूस की थी, जो आपका मास्ट सेल है ये उससे क्या हो जाती हैं? अटैच हो जाती हैं। फर्स्ट एक्सपोजर में क्या हो जाती हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई और वो मास्ट सेल है उससे अटैच हो गई हैं। नाउ कम टू द सेकेंड। अच्छा, जब ये एंटीबॉडीज़, जो ये वाली एंटीबॉडीज़ हैं, ये मास्ट सेल से अटैच हो जाती हैं। मास्ट सेल जब बस अटैच हो जाती हैं तो मास्ट सेल के जब वो बस्ट हो जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसके बाद मास्ट सेल जो है ना वो आपका बस्ट होता है। इसमें आपका हिस्टामीन भी मौजूद है, लिकोट्राइन्स भी मौजूद हैं, वो आप पढ़ेंगे आगे, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। तो इसमें बहुत सारी इन्फ्लामेशन पैदा करने वाली मीडिएटर्स मौजूद हैं। अब आ जाए सेकेंड एक्सपोजर, मैकेनिज़्म ऑफ एलर्जी पढ़ रहे हैं आप। उसके बाद है सेकेंड एक्सपोजर टू एंटीजन। पहला स्टेप क्या था? फर्स्ट एक्सपोजर में क्या हुआ? एंटीजन ने आपकी बॉडी से कांटेक्ट किया, बॉडी से वो कांटेक्ट में आया। कांटेक्ट के बाद आपकी बॉडी में क्या पैदा होना शुरू हो गई?
IgE एंटीबॉडीज़ पैदा होना शुरू हो गई। ये है आपकी IgE एंटीबॉडीज़। अब जब सेकंड टाइम एक्सपोजर हुआ सेम एंटीजन से, उसी सेम एंटीजन सेकंड टाइम जब एक्सपोजर हुआ तो बॉडी में जो ऑलरेडी प्रोड्यूस की हुई थी एंटीबॉडीज़, तो ये जो सेकंड टाइम ये एंटीजन है ये एक्सपोज हुआ तो इसने क्या कर दिया, एंटीबॉडी से जाके अटैच हो गया। जब ये इससे अटैच हो जाएगा तो ये क्या बना लेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और मास्ट सेल से अटैचमेंट के बाद जो है ना, अब ये क्या कर देगा, इस सेल में एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, ये आपके एंटीजन है, ये आपके एंटीबॉडी है, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपके मास्ट सेल में जो मास्ट सेल है इसमें कुछ तब्दीली पैदा होगी। तब्दीली पैदा होने की सूरत में ये क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। जब ये बर्स्ट होगा तो ये कुछ केमिकल रिलीज़ करेगा। जो केमिकल रिलीज़ करेगा उसमें जो प्राइम एलिमेंट है वो क्या है, हिस्टामीन। हिस्टामीन इज़ द एलर्जी प्रोड्यूसिंग एजेंट, हिस्टामीन इज़ द इन्फ्लामेशन प्रोड्यूसिंग एजेंट, हिस्टामीन इज़ द इचिंग कॉजिंग एजेंट। जब ख़ारिश होती है, कोई एलर्जी होती है, हिस्टामीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनी नोज़। वो क्या होता है, नाक से पानी बहना, ख़ारिश होना, रेडनेस होना, तो वो हिस्टामीन करता है। तो हिस्टामीन तो इस मास्ट सेल के फटने से जो मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, इंटरल्यूकिन है, लिकोट्राइन्स है, ये सारे मीडिएटर रिलीज़ करता है और ये आपकी बॉडी में सर्कुलेशन में आ जाते हैं। सर्कुलेशन के नतीजे में आपको फिर क्या होता है, इरिटेशन, इचिंग, रेडनेस, रनी नोज, तो हे फीवर ये होता है। मैकेनिज्म समझ आया एलर्जी का, कि हाउ यू एक्सपोज टू द एंटीजन एंड हाउ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस एंड हाउ द मैस्ट सेल आर रप्चर्ड एंड इन केस रप्चर्ड। तो ये आपका अब आ जाए इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स पे। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कौन से हैं, हिस्टामीन है। अच्छा, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स किस में मौजूद हैं, मैस्ट सेल में मौजूद है। मैस्ट सेल के रप्चर होने की वजह से ये सारे रिलीज़ हो जाएंगे। इसमें लिकोट्राइन्स है, थ्रम्बॉक्सिन है, इंटरल्यूकिन 2 है, इंटरल्यूकिन 1 है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ब्रेडिकाइनिन है एंड हिस्टामीन है। अब डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी। डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी में क्या है कि अगर आपको ये पता चलना हो कि इसकी जो है ना कोई मरीज़ आया है और आपने डायग्नोस करना है कि उसको एलर्जी है, तो एलर्जी को डायग्नोस करने के लिए आपको कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए होंगे। मेडिकल हिस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले आप जनरल एग्जामिनेशन में उसकी एज, सेक्स, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, वेयर ही वर्क एंड लिव, ऑक्यूपेशन एंड एलर्जी सिम्टम्स, ये पूछेंगे। ये जनरल चीज़ें हैं, समझ आई है। अब नेक्स्ट कम टू द वाइटल साइंस। अब चूँकि जो ब्रेडिकाइनिन है, आपने देखा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स में जो ब्रेडिकाइनिन है वो क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन इज़ द केमिकल दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ब्रेडिकाइनिन ऐसा मीडिएटर है जो कि एलर्जी के रिस्पॉन्स में रिलीज़ होता है, लेकिन ये क्या कर देता है, ब्लड प्रेशर लो कर देता है। तो आपने जैसा कि ये देख रहे हैं कि वाइटल साइन में कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, उसमें आपका पेशेंट का ब्लड प्रेशर, जो वाइटल साइन है उसमें ब्लड प्रेशर भी चेक करेंगे, टेम्परेचर, ब्रीथिंग रेट, पल्स रेट, कार्डिक आउटपुट एंड द हार्ट रेट, ये सारा मॉनिटर किया जाएगा। अब एलर्जी की टेस्टिंग पे आ जाएं। दो तरह के एलर्जी को टेस्ट करने के लिए दो तरह के टेस्ट इस्तेमाल होते हैं, एक स्किन टेस्ट होता है और एक ब्लड टेस्ट होता है। स्किन टेस्ट कौन सा होगा, स्किन टेस्ट में स्क्रैच टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट, पैच टेस्ट एंड इंट्राडर्मल टेस्ट। सबसे पहले स्क्रैच टेस्ट और स्किन टेस्ट, इसमें सिंपली होता ये है कि कोई भी आपकी स्किन को लाइट से स्क्रैच किया जाता है, उसमें कोई भी जो पॉलेंस है जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जेंस हैं जो कि एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको आपकी स्किन में नीडल की मदद से दाखिल किया जाता है। मुख्तलिफ़ जो एलर्जेंस हैं उनको दाखिल करने के बाद जिससे आपकी स्किन पे रिएक्शन शो हो जाता है,
आपकी स्किन जो है ना वहाँ से स्वेल हो गई है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो गई है, तो इट्स मीन के यू आर सेंसिटिव टू दिस टाइप ऑफ एलर्जन। ये कहलाता है आपका स्क्रैच टेस्ट या स्किन प्रिक टेस्ट। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये आप लोग जो है ना तरीक़ाकार है, लेकिन सिंपल जो था जो मैंने आपको बताया है वो यही है। नेक्स्ट कम टू द पैच टेस्ट। इसमें होता ये है कि डिफरेंट पैचेस होते हैं जो कि जिन पे एलर्जेंस लगे होते हैं। वो पैच जो है इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कौन सा होता है? डर्माटाइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द डर्मिस, जो स्किन की लेयर है डर्मिस, उसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं डर्माटाइटिस। जो पैच टेस्ट होता है उसमें जो डिफरेंट एलर्जेंस होते हैं अप्लाई किए जाते हैं पेशेंट की स्किन पे। अगर उसके कॉन्टैक्ट की वजह से कोई एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं, रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेशन करता है, तो वो क्या होगा? उससे एलर्जिक होगा। पैच टेस्ट। इंट्राडर्मल टेस्ट, इसमें ये करते हैं कि एनकैप्चर द एलर्जन, जो भी एलर्जन होता है उसको लिया जाता है और उसको प्रिपेयर किया जाता है इन अ फैट सोल्यूबल सॉल्वेंट, ईथर, एसीटोन और अल्कोहल, और वो विच इज़ केमिकली इनर्ट एंड कंपेटिबल विद द एलर्जन। उसे जो भी एलर्जन होता है उसे आप सॉल्यूशन में तैयार करते हैं, और वो जिस सॉल्यूशन में उस एलर्जन को तैयार करते हैं उसमें उस एलर्जन को, जो भी एलर्जन क्या होगा? एंटीजन होगा ना, तो वो एलर्जन उस सॉल्यूशन में कंपैटिबल होना चाहिए, कंपैटिबल हो, नॉन रिएक्टिंग हो और इनर्ट हो, वो कोई एलर्जन में तब्दीली पैदा ना करे। उसके बाद जब ये सॉल्यूशन तैयार कर लिया जाता है तो 0.1 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज़ इंजेक्टेड इनटू द डर्मिस। तो 0.1 ml जो सॉल्यूशन है वो डर्मिस में इंटर किया जाता है। उसके बाद अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो पेशेंट को क्या कहते हैं कि इसका एलर्जिक टेस्ट पॉजिटिव है या फिर एलर्जिक टेस्ट नेगेटिव है। हमेशा याद रखें, जो भी डायग्नोसिस में किसी भी टेस्ट में टर्म यूज़ होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, कि ये टेस्ट पॉजिटिव है। आपने अक्सर देखा होगा डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा या नॉर्मल वैल्यू गिवन होती है, नॉर्मल वैल्यू के बाद उसमें आगे गिवन होता है रिमार्क्स। तो रिमार्क्स में अगर ये लिखा होता है कि पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को इस चीज़ की इलामात हैं, ये पॉजिटिव है। और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पैरामीटर है उस पेशेंट में नहीं देखा गया, तो टेस्ट जो है ना वो क्या है? नेगेटिव है, तो या नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है बीमारी की मौजूदगी है, और जो टेस्ट कहलाते हैं रिमार्क्स में कि नेगेटिव है, इसका मतलब है उस बीमारी की मौजूदगी जाहिर नहीं हुई है। अब आ जाए ब्लड टेस्टिंग। दो तरह की ब्लड टेस्टिंग, रेस्ट एंड एलिजा। रेस्ट में क्या होता है? रेडियो एलर्गोसॉर्बेंट टेस्टिंग होती है, इन्वॉल्व मेजरिंग द स्पेसिफिक एलर्जिक एंटीबॉडीज इन अ पर्सनस ब्लड टेस्ट। अब चूँकि जब एंटीजन जो है आपकी बॉडी से एक्सपोज होता है तो उसमें कुछ एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं उस एलर्जन के अगेंस्ट। तो इसमें होता ये है कि रास्ट में जो एलर्जिक एंटीबॉडीज़ हैं उसकी प्रेजेंस को क्या डिटेक्ट किया जाता है। रास्ट में क्या किया जाता है? रेडियो सॉर्बेंट टेस्ट। इसमें जो एलर्जिक एंटीबॉडीज़ हैं उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाएगा। एक तो एलर्जन है, एलर्जी की प्रेजेंस, एलर्जन से कांटेक्ट किया, आपकी बॉडी ने इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस की तो पता चल गया कि भाई ये एलर्जिक है, ये एंटीजन जो है ना ये इस पेशेंट को एलर्जी कॉज कर रहा है। लेकिन अगर एलर्जन से कांटेक्ट में आता है और उसके बाद आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं, उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा कहलाता है? रास्ट कहलाता है। और ये किस में मौजूद, एंटीबॉडीज़ किस में मौजूद होती हैं? आपकी ब्लड में मौजूद होती हैं। इसलिए ये दो ब्लड टेस्ट हैं, वो स्किन टेस्ट थे, वो टॉपिकल जो है ना उससे आप उसके एलर्जी के एंटीजन के एक्सपोज होने की वजह से मालूम हुए थे, लेकिन ये आपके ब्लड टेस्ट हैं। इसमें ये यूज़फुल है इन द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ फूड एलर्जीज़। खसूसी तौर पे जो खाने से एलर्जी होती है, जैसे कुछ पेशेंट्स जो है ना एलर्जिक होते हैं एग से, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, कुछ मीट से एलर्जिक होते हैं, कुछ जो कलर्स होते हैं उससे एलर्जिक होते हैं। जो फूड एलर्जी है
और एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस फूड एलर्जी की वजह से, कोई पेशेंट फूड से एलर्जिक है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आप रास टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और ये एक्चुअली मेजर कर देता है अमाउंट ऑफ एलर्जिक एंटीबॉडी टू द फूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज एलिजा। एलिजा क्या है? एलिजा आल्सो नोन एज एंजाइम इम्यूनोएसे। ये एक बायोकेमिकल टेक्निक है एंड मेनली यूज्ड इन इम्यूनोलॉजी टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी और एंटीजन इन अ सैंपल। अच्छा, एलिजा जो है आपका जो रास्ट है वो किसकी प्रेजेंस को मालूम कर रहा था? एंटीबॉडीज़ को। लेकिन एलिजा जो है वो आपके ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहा है। An unknown amount of antigen is affixed to a surface and then a specific antibody is applied over the surface so that it can bind to the antigen. The antibody is linked to the enzyme. अच्छा, ये सिंपली जो है ना, इसको आप कि ये एलिजा जो है आपकी बॉडी में एंटीबॉडी, और उसका तरीका ये है कि एंटीबॉडीज़ एंटीजन को फिक्स किया जाता है। अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडी मौजूद होती हैं तो वो क्या कर देती हैं? एंटीबॉडीज़ एंटीजन से कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं और फिर एक एंजाइम जो है ना वो ये लिंक हो जाती है एक एंजाइम से और फाइनल इसमें कुछ सब्सटेंस ऐड की जाती है, तो उससे आप इसकी एंटीजन एंटीबॉडी की मिकदार को मालूम कर सकते हैं। अब आ जाए ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज़ पे। जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 अवॉइडेंस। सबसे पहले अवॉइडेंस का मतलब क्या है कि जिस चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ से ही अवॉइड किया जाए। अवॉइडेंस का मतलब क्या है कि जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है उस चीज़ से ही दूर रखा जाए। नंबर 2 है फार्माकोथेरेपी। नंबर 2, अगर एलर्जी हो भी रही है उससे जो है ना आप अवॉइडेंस नहीं कर सकते, एक्सपोज उससे होते हैं। सपोज़ करें कि एक मरीज़ है, उसे जो है ना पोलन से एलर्जी है, तो पोलन के मॉर्निंग टाइम पे हाईएस्ट पीक पे होते हैं। अब उस मरीज़ को बाहर तो आना ही आना है ना काम काज के सिलसिले में। अगर वो उससे एक्सपोज होना नहीं अवॉइड कर सकते तो फिर है फार्माकोथेरेपी। कुछ ऐसी एंटी एलर्जी मेडिसिन्स हैं और कुछ ऐसे स्प्रेस हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन सम टाइम एलर्जी इतनी सीवियर होती है कि जो फार्माकोथेरेपी है वो भी फेल हो जाती है। तो थर्ड जो थेरेपी है वो क्या है? इम्यूनोथेरेपी है। जो थर्ड टाइप है वो क्या है? इम्यूनोथेरेपी। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अवॉइडेंस को। अवॉइडेंस क्या है कि अगर आपको एलर्जी हो रही है पोलन से तो आप क्या करें? पोलन जो मास्क है वो वेयर करें ताकि पोलन से जो है ना आपका एक्सपोज ना हो। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिन्हें पोलन से एलर्जी होती है तो वो कौन सी एलर्जी होती है? हे फीवर। ज़्यादातर नेज़ल एलर्जी होती है पोलन्स की वजह से। वो पोलन्स जो है ना आपके नाक के रास्ते से फेफड़े तक पहुंच जाते हैं और फिर जो है ना कफिंग और एस्थमा और इस तरह के अटैक्स जो है ना आते हैं। तो आप बेहतर ये है कि उस पोलन से बचने के लिए जो कि मॉर्निंग टाइम में हाईएस्ट होते हैं उससे बचें और मास्क का इस्तेमाल करें। रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल। स्टे इंडोर इन द मॉर्निंग। ख़ासूसी तौर पे मॉर्निंग के वक्त जो है वो उसमें घरों में रहें क्योंकि उस वक्त पोलन काउंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। मॉर्निंग टाइम पे पोलन्स ज़्यादा होते हैं। नंबर 2 है रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स। बाज़ मरीज़ों को फूड से एलर्जी होती है तो उस पर लिखा होता है जो आप खाने की चीज़ें जो कि प्रिपेयर्ड फॉर्म में तैयार हैं या टिन पैक्स वगैरह होते हैं, उसमें लिखा होता है कि अगर किसी को फूड एलर्जी है तो वो इसका इस्तेमाल ना करें। तो जो भी फूड है क्योंकि उसमें बाज़ औक़ात ऐसे कुछ को ऐसे कलर से एलर्जी होती है, कुछ में स्पेसिफिक प्रोटीन होती है उससे एलर्जिक होते हैं। जो फूड कंटेनर्स होते हैं या फूड सप्लीमेंट होते हैं उस पे ये ऐड होता है, लेबल होता है कि वो पेशेंट जिन्हें कलर से एलर्जी है या फूड से एलर्जी है तो वो इसे इस्तेमाल ना करें। तो जो उस पर इंस्ट्रक्शन होती है वो गौर से पढ़ें। कीप द विंडोज़ एंड डोर क्लोज ड्यूरिंग द हैवी पॉलिनेशन सीजन। ख़ासूसी तौर पे जो विंडो है और जो डोर्स हैं अगर हैवी पॉलिनेशन है, पोलन ज़्यादा हो तो उसमें उनको बंद रखें। एयर कंडीशनर, बाज़ लोगों को एसी से एलर्जी है एयर कंडीशनर से क्योंकि उसमें कूलिंग होती है। कूलिंग की वजह से बाज़ को ठंड से एलर्जिक है
तो वो इसका इस्तेमाल घरों में या फिर गाड़ी में उससे अवॉइड करें। कुछ को जो एनिमल पेट होता है, पेट्स एनिमल होते हैं, जैसे पालतू जानवर होते हैं, वो घर में रखते हैं, तो उसकी स्किन से जो है ना एक ख़ास किस्म की प्रोटीन रिलीज़ होती है। उनके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं पेट एनिमल्स के, उनके हेयर से या फिर उनकी स्किन से एक ख़ास किस्म की प्रोटीन रिलीज़ होती है, वो भी एलर्जी का बाइस बनती है। तो जिन्हें उस एलर्जी है तो वो उनसे भी दूर रहें। जो आपके ये होते हैं फीदर पिलो होते हैं, फीदर पिलो होते हैं या वूलन ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, ये भी चूँकि किससे, एनिमल डेंडर से तैयार होते हैं, एनिमल जो स्किन होती है उससे तैयार होते हैं, तो वो इनसे भी अवॉइड करें। कारपेट्स वगैरह होती है उन्हें रिमूव कर दें, क्योंकि उसमें आपके जो वो हैं फाइबर्स होते हैं कारपेट के, बाज़ वक़्त वो भी एलर्जिक होते हैं, या अगर डस्ट से एलर्जी है तो कारपेट्स में जो है ना वो जो डस्ट होती है वो रिटेन रहती है, वो नहीं होती इतनी इजीली जो है रिमूव नहीं होती, तो उससे कारपेट्स को रिमूव कर दें। मैट्रेस वगैरह, पिलोस वगैरह, उसमें जो कॉटन यूज़ होता है बाज़ औक़ात वो उस कॉटन से भी एलर्जिक होते हैं, तो उसे अवॉइड करिए। ये हो गई है आपकी अवॉइडेंस। बट सम टाइम अवॉइडेंस जो है वो नहीं कर पाते, तो उसमें जो सेकंड थेरेपी है वो है फार्माकोथेरेपी। Pharmacotherapy, when avoidance and control of an allergen is not possible, medication may be necessary. Common anti-allergic medications are number 1 antihistamine. एंटीहिस्टामिन जैसा कि नाम से जाहिर है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी वो होता है कॉम्प्लेक्स बनता है, मास सेल रिलीज़ करता है हिस्टामिन। बेसिकली वो हिस्टामिन ही इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर रही है, रेडनेस प्रोड्यूस कर रही है, इचिंग प्रोड्यूस कर रही है। तो बेहतर जो मेडिसिन में थेरेपी में यूज़ करते हैं कि हाँ, उसे कहते हैं एंटीहिस्टामिन। वो क्या कहलाती है, उस हिस्टामिन जो रिसेप्टर्स होते हैं जिससे वो रिलीज़ हो रही है उसे ही ब्लॉक कर देते हैं। हिस्टामिन का रिलीज़ ही ना हो, उस हिस्टामिन को डीएक्टिवेट हो जाए, वो हिस्टामिन रिलीज़ ना हो, तो वो थेरेपी, उसमें आपकी एंटीहिस्टामिन आती हैं। जो फर्स्ट जनरेशन सबसे पहले जो इनिशियली एंटीहिस्टामिन आई थी वो है डाइफेनहाइड्रामीन और क्लोरफेनिरामाइन। ये आपकी फ़र्स्ट जनरेशन हिस्टामिन थी। लेकिन चूँकि फ़र्स्ट जनरेशन के बाद आपकी सेकंड जनरेशन हिस्टामिन भी आ गई थी, उसकी वजह ये थी कि फ़र्स्ट जनरेशन हिस्टामिन थी। एंटीहिस्टामिन जब भी आप लेते हैं तो आपको क्या ग़नूदगी आती है, उससे नींद का वो होना जो है ना, उसमें सिडेशन ज़्यादा थी। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन आ गई, उसमें ये बेनिफिट था कि जो नींद है उसमें थोड़ी सी कम हो गई है, सिडेशन उसमें कम थी। उसमें एग्जांपल आती है सेट्रिजीन, फेक्सोफेनाडिन एंड लोराटिडीन। लोराटिडीन में क्या है मार्केट में जो अवेलेबल है आपके पास, सॉफ्टिन। सिट्रिजीन में रिजिक्स वगैरह, रिजिक्स इस एग्जांपल है सिट्रिजीन। फेक्सोफेनाडिन में आपका फेक्सेट डी या फेक्सेट सिंपल, ये अवेलेबल हैं। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो है लिकोट्राइन्स इनहिबिटर्स। पहली कैटेगरी क्या थी, मेडिसिन की एलर्जी को कम करने की एंटीहिस्टामिन। आपको मैंने उसमें इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स में बताया था कि लिकोट्राइन्स भी कौन से हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं। जो सेकंड क्लास है वो है लिकोट्राइन्स इनहिबिटर्स। वो जो लिकोट्राइन्स रिलीज़ हो रहे हैं, उनके रिलीज़ होने की वजह से जो रिएक्शंस बॉडी में होते हैं उन्हें जो है ना फर्दर स्टॉप कर दिया जाएगा, लिकोट्राइन इनहिबिटर्स हैं। उसमें जो एग्जांपल है मोंटेलुकास, anti-leukotriene medication. Leukotrienes are chemical released from a variety of allergic and immune cells and may cause the allergy. Leukotrienes भी एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इन्फ्लेमेशन करते हैं। इसकी वजह से अगर लिकोट्राइन्स इनहिबिटर्स होंगे तो तब भी आपके जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो आपकी एलर्जी के सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, इम्यूनोथेरेपी। जब आपकी जो मेडिसिन है एंटीहिस्टामिन और लिकोट्राइन इनहिबिटर्स भी काम ना करें तो थर्ड स्टेप है आपका इम्यूनोथेरेपी। इसमें अवॉइडेंस और मेडिसिन दोनों फेल रहते हैं। इम्यूनोथेरेपी
इसमें ये करते हैं कि जो पेशेंट है वो एलर्जन जो आपकी बॉडी में इंटर हो रहा है उसे डिसेंसिटाइज कर दें, वो आपकी बॉडी को सेंसिटाइज ना करे, जो एलर्जन प्रोड्यूस हो रहा है उसे डिसेंसिटाइज कर दें। इसमें जो ड्यूरेशन होता है, टिपिकली द ट्रीटमेंट बिगिंस विद द इंजेक्शन ऑफ सोल्यूशन ऑफ एलर्जन गिवन 1 to 5 टाइम्स अ वीक। जो इम्यूनोथेरेपी है, इंजेक्शन दिया जाता है, उसका ड्यूरेशन है 1 to 5 टाइम्स अ वीक विद द स्ट्रेंथ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, और डे बाय डे उसकी डोज बढ़ा रहे होते हैं। इट विल टेक अबाउट 3 to 4 years फॉर द पेशेंट टू बी फ्री फ्रॉम सिम्टम्स। 3 से 4 साल के इलाज के बाद जो है ना, पेशेंट की जो इम्यूनोथेरेपी है वो कंप्लीट होती है और वो एलर्जिक सिम्टम से छुटकारा हासिल कर लेता है। यहाँ हमारा आज का टॉपिक